नमस्कार साथियों, मैं सागर तिवारी और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अरुण कुमार तिवारी जी। इनसे आयुर्वेद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद का क्या इतिहास रहा है, इसके कौन कौन से पक्ष हैं जिसको स्वीकारना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले आयुर्वेद के थोड़े से इतिहास के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत माना जाता है कि 5000 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि करीब 3000 ईसा पूर्व पहले से। और इसकी इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम इसकी तुलना चीन के जो चिकित्सा विज्ञान है उससे करें, या अरबी चिकित्सा विज्ञान, या यूनानी चिकित्सा विज्ञान, मेसोपोटामियन चिकित्सा विज्ञान, तो उन सब की अपेक्षा हमारी जो चिकित्सा विज्ञान है वो बहुत पुरानी है और इसके महत्व को बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता। जैसा कि आज का जो समाज है, जो विश्व है, वो वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वेस्टर्न कल्चर है उसको स्वीकारते हैं। तो इसमें हम अपने जो आयुर्वेदिक गुण हैं उसको कहीं ना कहीं भुला देते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जब हम सुबह उठें तो सुबह उठने से लेकर के दिन भर में कैसे कैसे हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करें, कितनी कितनी मात्रा में करें, जैसे कि जल का सेवन वगैरह कैसे करें या किन किन उत्पादों का प्रयोग करें, तो इसके बारे में बताएंगे श्री तिवारी जी हमारे साथ। नमस्कार। जैसे दिनचर्या की बात है तो सुबह सबसे पहले जो है आदमी को गर्म पानी के साथ करना चाहिए, और साथ ही जो है गर्म पानी में नींबू और नमक मिला करके ये 3 टाइम रखना चाहिए। नींबू और गर्म पानी को सुबह, दोपहर, शाम, एक फिक्स टाइम में। और इसके साथ ही दिन भर में कई बार पानी पीने की आवश्यकता होती है और बराबर पानी पीते रहना चाहिए। 2.5 से 3 लीटर पानी हर दिन पीना चाहिए। हाँ, कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और साथ ही घर में जो हमारे मसाले हैं, घर में काढ़ा बना करके उसको पीना चाहिए, और गर्म पानी में ज़्यादा मात्रा में ले करके उसको उबालना चाहिए। जब आधा रह जाए तो उसमें जो है गुड़ मिलाना चाहिए। शक्कर का यूज नहीं करना चाहिए, गुड़ को यूज करना चाहिए। उसमें अदरक, काली मिर्च, इलायची है, लौंग है, तुलसी का पत्ता है, हल्दी पिसी हुई है, दालचीनी का पाउडर है, ये सब मिला करके बॉयल करें। आधा रह जाए तो उतार लें और उसमें गुड़ मिला करके सेवन करना चाहिए। और साथ ही दिन में और 1-2 बार गर्म पानी को यूज करना चाहिए, और नमक के पानी के साथ सुबह और शाम कम से कम 1-1 बार गरारा करें, और साथ ही 2 बार सुबह शाम स्टीम, भाप लेना अनिवार्य है। भाप लेना जरूरी है ताकि उससे हमारे जो भाप जब लेते हैं तो उससे जो अंदर के त्वचा के अंदर जो गंदे पदार्थ होते हैं वो जो है बाहर निकलने लगते हैं, जिससे चेहरे पे थोड़ी सी कांति आती है। कांति आती है। और दिनचर्या में जो हमने बताया, यही दिनचर्या में रूटीन में जो है नियमित से सेवन करना चाहिए। इससे हमारा जो है शरीर का इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा, और इस महामारी जो कोविड-19 है इससे हम अपने शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रांग करके इससे हम बच सकते हैं। अब जैसे कि तिवारी जी ने बताया है कि हम इन उत्पादों का प्रयोग करके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, तो क्या ये ऐसे हवा में ही आ गया? हवा में नहीं आया, इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। हमारे जो पूर्वज हैं इसके पीछे शोध अनुसंधान किए हैं। जब वो जंगलों में जा करके तपस्या किया करते थे, तो आज के कुछ लोग हैं उसका मजाक के रूप में लेते हैं कि वो जाकर जंगल में एक पैर में खड़े होकर के हाथ जोड़ के तपस्या करते थे। लेकिन ये खाली एक आधा अधूरा ज्ञान है, और अधूरे ज्ञान की वजह से भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से अपमानित करने का हथकंडा अपनाया जाता है। इसमें समझने की आवश्यकता है, वो जब जाते थे जंगलों में तो इस बात का शोध अनुसंधान किया करते थे कि किन उत्पादों के प्रयोग के बाद यदि हम किसी दूसरे उत्पाद का प्रयोग करें तो हमारे शरीर पर किस प्रकार से दुष्प्रभाव डाल सकता है। और जैसे कौन सी जड़ी बूटी हैं, कौन सी पत्तियां हैं, उनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं,
क्या मतलब किन चीज़ों से एंटी बैक्टीरियल चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे नीम की पत्तियाँ हो गई, तुलसी की पत्तियाँ हो गई वगैरह वगैरह। तो इसका जो शोध अनुसंधान है वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, तब जा करके एक आयुर्वेदिक विज्ञान का विकास हुआ है। ये जो शोध अनुसंधान होते हैं उसको पश्चिमी भाषा में हम क्लिनिकल ट्रायल बोल सकते हैं, और यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो शोध अनुसंधान हुआ है, और जिसकी वजह से हम एक अच्छे चिकित्सा विज्ञान की ओर बढ़ने की ओर तत्पर हैं। और आधुनिक समय में कोविड-19 के समय में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो अच्छा माध्यम हो सकता है वो आयुर्वेद ही हो सकता है। इसके लिए फिर हम तिवारी जी से जानने का प्रयास करेंगे कि हम किन किन उत्पादों का प्रयोग करें। जैसे बहुत सारे उत्पाद होते हैं, उनका कौन कौन से उत्पाद का प्रयोग करें, उनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। हाँ, जैसा आपने बताया कि हमारा आयुर्वेद जो है बहुत ही प्राचीन पद्धति है, और जहाँ तक शोध है और अनुसंधान की बात है, हमारे यहाँ जो आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाया गया, एलोपैथी लाई गई, होम्योपैथी लाया गया और इस आयुर्वेद को पीछे रखा गया, क्योंकि ये मान्यता हो गई है कि लोग ये कहते हैं कि पुरानी पद्धति या ऐसे ही उपचार आयुर्वेद के द्वारा जो करते हैं उनको झोला छाप या ऐसे कुछ मान्यता दे दी जाती है, और उनको मान्यता ऐसे दिया जाता है कि एक बहिष्कार सा हो जाता है। इसको ऐसा बहिष्कार न करके इसको हमारे देश में ये पुरानी परंपरा है, पुरानी पद्धति है। बहुत बड़े बड़े वैद्य हुए हैं जो कि लाइलाज बीमारी को उन्होंने इलाज करके सही किया है। इवन कैंसर, क्षय रोग, ये सब जो चीज़ें हैं एकदम जड़ से ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन लोग इसको मान्यता नहीं दिए। आजकल एलोपैथी की तरफ लोग ज़्यादा झुकाव है, लेकिन अब समय आ गया है, लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। और इसमें जो है इम्यूनिटी की जहाँ तक बात है, इसमें अश्वगंधा है, गिलोय है, अदरक है, काली मिर्च है और दालचीनी पाउडर है। इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है, और इसको मतलब एक उचित मात्रा में यूज करना चाहिए। अति का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो है नुकसान भी है कुछ। जैसे इसको तासीर गर्म होता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी को कम करने के लिए पानी का सेवन करना अनिवार्य है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो नाक से खून भी आ सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है, कच्ची डकारें आ सकती हैं, खट्टी डकारें आ सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल का सेवन करें। तो जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि हम एलोपैथी, होम्योपैथी की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो अपने देशों में इस प्रकार के जो चिकित्सा विज्ञान है उसको प्रतिबंधित भी किए हैं। उदाहरण के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होम्योपैथी को प्रतिबंधित किया गया है। वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था जहाँ पर एक बच्चा था, उसको कैंसर हो गया था। तो माता पिता चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चे के मायने में, तो वो उसका इलाज कराना ही चाहते थे किसी भी कीमत पर। चूँकि वहाँ पे होम्योपैथी प्रतिबंधित था, फिर भी वो चुपके चुपके जा कर के करवाए, क्योंकि बच्चे की जान बचानी थी। लेकिन होम्योपैथी से बच्चे की जान नहीं बच पाई, और जब वहाँ के प्रशासन को पता चला कि होम्योपैथी से इलाज कराने की वजह से उसका जीवन चला गया, मृत्यु हो गया उसका, तो उनके माता पिता को जेल में भी डाल दिया गया। तो समझने की आवश्यकता है कि जो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, इस पे हम बहुत ज़्यादा जो विश्वास करते हैं वो कई बार हमारे सेहत के लिए नुकसान भी कर सकता है। लेकिन जो आयुर्वेद है वो अगर मान लीजिए किसी चीज़ में फ़ायदा ना करे तो कम से कम नुकसान तो नहीं ही करेगा, उल्टा वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा ही। जैसा कि सर ने बताया कि जो गुड़ होता है, गुड़ का सेवन भी हम अधिक मात्रा में, जब जैसे महानगर हैं, महानगर में एयर पोल्यूशन अधिक मात्रा में है, जैसे गाज़ियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर या और बड़े महानगर में जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। जो सड़क पे ट्रैफिक की जो क्षमता है
जैसे कि दिल्ली में माना जाता है कि जितनी क्षमता है उसके सड़कों पर वाहनों के लिए, उसके 5 गुना के बराबर वाहन चलते हैं। तो इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो इसके लिए सलाह दिया जाता है गुड़ का हम प्रयोग करें, और जो शक्कर होता है, शुगर, उसका इस्तेमाल ना करें। अगर करें भी तो बहुत कम मात्रा में, और ना ही करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा जो खेती में जो हम प्रयोग करते हैं, जो खेती करते हैं उस चीज़ का, गन्ने का शक्कर के लिए, तो उससे उसमें अधिक मात्रा में हम जल का प्रयोग करते हैं, जिससे जल का दोहन होता है, और जो वाटर डिप्लीशन लेवल है, वाटर लेवल है वो डिप्लीट होता है, कम होता जाता है। तो जल संरक्षण के लिए भी शुगर का, चीनी का प्रयोग कम करें। और एयर पोल्यूशन के लिए हमारे जो, जब उसका गुड़ का प्रयोग करते हैं तो वो एक प्रकार से काढ़े का काम करता है। आयरन भी आयरन भी होता है उसमें, तो काढ़े का काम करता है। गले से जब नीचे जाता है तो पूरे गंदगी को साफ करते हुए वो अंदर जा करके ख़त्म कर देता है। तो गुड़ हो गया, विटामिन सी हो गया, जैसे कि प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर आंवले अधिक मात्रा में होते हैं। तो विटामिन सी के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और प्रतापगढ़ में आंवले का विकास कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तिवारी जी बताएंगे। हाँ, जैसा कि है प्रतापगढ़ में एशिया में जो है प्रथम उत्पादन में है प्रतापगढ़। हमारा डिस्ट्रिक्ट है, और विटामिन सी जो है इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले का मुरब्बा के रूप में जो है हमें सेवन करना चाहिए। इससे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग होगी, शरीर हमारा मजबूत होगा। और विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारे त्वचा या कहिए चेहरे का निखार, ये सब बरकरार रहता है। विटामिन सी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इसलिए विटामिन सी अनिवार्य रूप से लेना ज़रूरी है, चाहे वो आंवले के रूप में लें, चाहे नींबू के रूप में लें, कीनू है, संतरा है, अनानास हैं, कई सारे फल हैं, उसको जो है हमें सेवन करना चाहिए। और विटामिन सी इस टाइम जो है, इस महामारी में बहुत ही अनिवार्य रूप से हर एक आदमी को लेना अनिवार्य है। जैसा कि सर ने बताया कि विटामिन सी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आंवला है, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार है, उसने एक जिला एक उत्पाद का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। शायद 2-3 साल पहले जब उनकी सरकार बनी थी तभी ये योजना लेकर के आए थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रतापगढ़ के प्रशासन को भी इस बात पर शायद वो विचार कर सकते हैं कि वो आंवले का अधिक मात्रा में उत्पादन आरंभ कर दें, क्योंकि ऐसा शायद कोई सूचना मिली है कि राजस्थान में कोई शहर है, वहाँ पर आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ से ज़्यादा होने लगा है। तो हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? वहाँ के प्रशासन इस पे काम कर सकते हैं कि आंवले का उत्पादन अधिक मात्रा में करें। जो प्रोसेसिंग फूड होते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि मुरब्बा वगैरह होता है और सारी चीज़ें होती हैं, उसका हम अधिक मात्रा में इस्तेमाल करके भी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और समझने की आवश्यकता है कि अपने आयुर्वेद जो है उस पर गर्व करने की आवश्यकता है कि हम जो पश्चिमी परिधान होते हैं, पश्चिमी खान पान होते हैं, चाइनीज़ फूड होते हैं, उसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से एलोपैथी, होम्योपैथी का भी अपने आयुर्वेद को ताक पे रख कर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे हमारे लिए फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। और कोविड-19 काल में जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि बहुत सारे देश हैं जो आयुर्वेद को मान्यता दे रहे हैं, वो अपने यहाँ पे उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें भी इस पे एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, एक सशक्त भारत बनाने के लिए, और एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए आयुर्वेद जो है अच्छा माध्यम हो सकता है। अभी पिछले दिनों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो योग का जो शोध है वो महर्षि पतंजलि ने किया था करीब 5000 साल पहले। तो ये हमारे यहाँ जो योग है, चिकित्सा है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। जैसा कि सर ने बताया कि चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, ये सारे शल्य चिकित्सा जो होता है, सर्जरी, और उस क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले अनुसंधान किया। जैसा कि चरक हैं, शायद सुश्रुत हैं, जो शल्य चिकित्सा के कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। उन्होंने
उंगली, कटी हुई उंगली को जोड़ करके उसको सबसे पहले शल्य चिकित्सा किया। तो इससे समझ में आता है कि हमारी जो इतिहास है चिकित्सा को बहुत पुराना है और इस पर गर्व करने की आवश्यकता है। योग के बारे में जैसे प्राणायाम हो गया, तरह तरह के आसन हो गए, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसका जो संहिताबद्ध किया गया वो पतंजलि ने बहुत पहले ही कर दिया है और आज उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, देश भर में उसको अपनाया जा रहा है। तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। योग के बारे में थोड़ा सा तिवारी जी बताएंगे कि इसके क्या महत्व हैं, इसको हम कौन कौन से आसन होते हैं, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हाँ, जैसा कि सागर तिवारी बताए कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा ये जो प्राचीन पद्धति जो आयुर्वेद का है, लोग एक तरह से ये विलुप्त हो गया था, लेकिन आज पूरा विश्व इसको अपना रहा है। ये बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे देश में इस आयुर्वेद को अपना करके आयुष मंत्रालय द्वारा ये सब गाइडलाइन के रूप में जो है जारी किया गया है। और इसको अपना करके लोग अपने घर में ही, कुछ लोग कोविड पॉजिटिव से निगेटिव अपने आप हो गए हैं, कहीं नहीं गए, वो घर पर ही इस काढ़े को अपनाया, इस आयुर्वेद को जो है उन्होंने अपनाया और नियमित रूप से उन्होंने यूज किया और वो इस बीमारी से निजात पा गए। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और इसको जो है पूरे विश्व में जो है इसको जो है ये आने वाले टाइम में जो है ये पूरा विश्व मानेगा कि भारत का जो है प्राचीन जो आयुर्वेद पद्धति है ये बहुत ही जो है कारगर है और इसको मान्यता मिलेगी। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए योगा भी बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को जो है योगा पर डे अपने जीवन शैली में, अपने दिनचर्या में जो है शामिल करना ज़रूरी है। इसमें जो है कपालभाति और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये 3 चीज़ें तो कंपलसरी है। इसे करने से हमारा जो है ब्रीथिंग सिस्टम जो है, श्वसन तंत्रिका जो है वो मजबूत होती है। और इस बीमारी में इसको स्ट्रांग करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो इफेक्टेड होता है पहले हमारे श्वसन तंत्र को ही इफेक्टिव करता है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी है, कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये तीनों चीज़ कम से कम कपालभाति 100 बार करना चाहिए, अनुलोम विलोम भी कम से कम 20-20 बार करना चाहिए और 10 बार प्राणायाम करना चाहिए। तो इतना करेंगे तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है और रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा और हम बचे रह सकते हैं और हमारा शरीर इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जैसा कि सर ने योग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, आज के समय में सोशल डिस्टेंसिंग या कहें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। लोग इस शब्द का प्रयोग कई बार किया जाता है बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा भी, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही विद्यमान है। जैसे कि 4 प्रकार के वो होते हैं, आश्रम होते हैं, जिसमें एक आश्रम संन्यास आश्रम होता है। वो संन्यास आश्रम जो है इसी बात को ही बताता है कि हम सोशल डिस्टेंस, एक समय के बाद सोशल डिस्टेंसिंग बना लेनी चाहिए, ताकि अपने आप से भी लोग आत्मसात हो पाएँ, अपने आप का परीक्षण कर पाएँ और ईश्वर के चरणों में या कहें कि एक शांति प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा सा अपने और काम कर पाएँ। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बताने का प्रयास किया था कि आयुर्वेद, इम्यूनिटी सिस्टम, योग, इन सब को कैसे बढ़ाया जाए और अपने जो पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान है उस पर कैसे गर्व स्थापित किया जाए, गर्व किया जाए। और जैसा कि सर ने बताया कि हम उसको झोला छाप के संज्ञा दे देते हैं, अगर कोई ऐसी बात करें तो वो सब करना जो है निरर्थक बात है और अपने आप को ही नीचा दिखाना है। तो इस सब पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और आज के जो मॉडर्न स्टूडेंट हैं, जो मॉडर्न टाइप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर लिविंग इन द बड़े बड़े शहर, उन सबको इन सब बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि अपने ही गाल पे चाटा ना मारें। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से ये बताना चाह रहा था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अपने देश को एक स्वस्थ भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक अखंड भारत बनाना है तो आयुर्वेद को
स्वदेशीकरण को स्थापित करना होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझसे बात किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू। जय हिंद, नमस्कार।